हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम लोग देखेंगे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स, जो कि जेआईबी का सेकेंड पेपर है। उसका सेकेंड चैप्टर यूनिट सेकेंड ये कवर करता है कैलकुलेशन ऑफ वाईटीएम। वाईटीएम का फुल फॉर्म है यील्ड टू मैच्योरिटी। यील्ड का मीनिंग जो होता है रिटर्न, किसी भी इन्वेस्टमेंट पे उसका रिटर्न कितना मिलेगा वो यील्ड का मतलब होता है। तो रिटर्न टिल मैच्योरिटी इसका नाम हम दे देते हैं आसानी से समझने के लिए बस। इसके केस में जो है मीनिंग ऑफ डेट देखेंगे, बॉन्ड देखेंगे, टर्म एसोसिएटेड विद बॉन्ड और कितने तरह के बॉन्ड होते हैं, उसकी बॉन्ड की वैल्यूएशन कैसे होती है, यील्ड टू मैच्योरिटी कैसे कैलकुलेट होती है। तो बेसिकली जब भी यील्ड टू मैच्योरिटी की बात होती है, जब भी बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यील्ड टू मैच्योरिटी वर्ड का यूज करते हैं। जब भी कोई बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है तो उसे दो तरह के रिटर्न मिलते हैं। सबसे पहला तो ये हो गया कि इन्वेस्टर को ईयरली बेसिस पे एक रेगुलर इनकम मिलती है, जिसे हम कूपन अमाउंट भी कहते हैं, जो कूपन रेट पे कैलकुलेट होता है। कूपन रेट का मतलब कि इंटरेस्ट रेट। और फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड और मैच्योरिटी मिल जाता है। मैच्योर जैसे ही हो जाता है तो उसका जो है प्रिंसिपल अमाउंट जो भी इन्वेस्ट किया था वो मैच्योरिटी पे फेस वैल्यू मिल जाता है, जिसको फेस वैल्यू, पार वैल्यू भी कहा जाता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। तो सबसे पहला ये है कि मीनिंग ऑफ डेट क्या है, डेट का मतलब क्या होता है। अब डेप्थ को समझने के लिए अभी देखिए, कोई भी एक कंपनी है जिसको सपोज़ 100 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। एक बड़ी कंपनी है जिसे अभी कुछ ज़रूरत हो गई 100 करोड़ रुपए की, तो उस समय क्या करता है कि डेट का मतलब होता है कि उधार या कर्ज, लोन। तो इसके केस में क्या होता है कि दो तरीके होते हैं, एक तो होता है लॉन्ग टर्म और एक होता है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म हमने ऑलरेडी प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग में देखा था कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में शॉर्ट टर्म जो होता है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है। मनी मार्केट मतलब एक साल के अंदर ही उसके सारे इन्वेस्टमेंट रिटर्न सब हो जाते हैं। उसके केस में हमने कमर्शियल पेपर देखा था, बैंकों से लोन ले सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर सकते हैं, तो वो सब केस आ जाती है शॉर्ट टर्म के लिए। और एक हो जाता है लॉन्ग टर्म। अभी कोई भी कंपनी है, सपोज कोई भी कंपनी है, तो उसने अपने बिजनेस के लिए ऑलरेडी बैंकों से लोन ले रखा है। प्लस ये भी हो सकता है कि वो इक्विटी आप जानते हैं कि जो अपने कंपनी नहीं चाहती है कि मैं अपने शेयर को बेचूं और उससे जो है पैसे लेके इन्वेस्ट करूं। तो फिर तीसरा तरीका क्या है, एक तो वो बैंक से लोन लेना नहीं चाहती है, दूसरा क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोन ले चुकी है। दूसरा ये होता है कि इक्विटी से वो अपना शेयर जो है बेचना नहीं चाहती है, अपनी कंपनी का जो है शेयर बेच के कम अपना ओनरशिप कम नहीं करना चाहती है। तो तीसरा तरीका क्या हो सकता है, अगर रेपुटेड कंपनी है तो वो जो है एक बॉन्ड इशू कर सकती है, जिसके थ्रू वो पैसे इकट्ठा कर सकती है। मतलब आम आदमी से वो बॉन्ड को बेच के, बॉन्ड का मतलब कि एक कागज़ होता है जो लीगल डॉक्यूमेंट के रूप में माना जाता है, जिस पे ये मेंशन होता है कि गारंटी देता है कि मैं जो है ये इसके बदले में आपका जो मैच्योरिटी टाइम आएगा तो मैं आपके पैसे को पे कर दूंगा। गवर्नमेंट भी इशू करती है बॉन्ड और कंपनीज़ भी इशू करती है, प्राइवेट कंपनीज़ भी इशू करती है। तो इसके केस में आम जनता से जब भी लोन लेना होता है, जब आम जनता से ख़रीदना होता है, पैसे उठाने होते हैं, तो वो जो है कंपनी या गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है। तो आप इतना समझ लीजिए कि बॉन्ड का मतलब कि आम जनता से जब भी कंपनी को या जब भी गवर्नमेंट को लोन लेना होता है तो वो बॉन्ड इशू करती है और एक कागज़ का टुकड़ा थमा देती है और ये गारंटी उस पर लिख देती है कि मैं आपको मैच्योरिटी पे इतना अमाउंट जो भी आपसे लिया हूँ एक रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको पे करूँगा। तो यही हो जाता है डेट के केस में, और ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो डेट का मतलब यहाँ पे बताया है कि डेट मीन्स अ सम ऑफ मनी ड्यू बाई वन पार्टी टू अनदर। लोन का मतलब अब एक आदमी दूसरे से ही लेगा, तो एक पार्टी का दूसरे पार्टी पे जो ड्यू होता है, मनी ड्यू होता है, उसको डेट कहा जाता है। मोस्ट बिजनेसेस नीड अ मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी टू रन देयर ऑपरेशन, दिस इज़ कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन बनता है, यहाँ से ये क्वेश्चन आ जाता है कि मिक्स ऑफ डेट और इक्विटी को क्या कहा जाता है, कैपिटल स्ट्रक्चर कहा जाता है, कैपिटल बजटिंग, समथिंग ऐसा ऑप्शन दे देगा। उसमें से आपको ये ऑप्शन चूज़ करना होगा कि इसको कैपिटल स्ट्रक्चर कहा जाता है। उसके बाद देख लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड का इंट्रोडक्शन क्या होता है। डेट कैपिटल कंसिस्ट ऑफ मेंटली बॉन्ड एंड डिवेंचर। जो भी ये लोन का जो तरीका होता है, ये बॉन्ड और डिवेंचर से का मिक्स होता है। बॉन्ड और डिवेंचर दोनों केस में जो होता है आम आदमी से पैसे उधार लेना, दोनों केस एक ही होता है कि जब भी आम आदमी से कंपनी पैसे उधार लेती है
तो वो जो होता है बॉन्ड या डिवेंचर इशू करती है। तो द होल्डर ऑफ डेट कैपिटल डज नॉट रिसीव अ शेयर ऑफ ओनरशिप ऑफ द कंपनी व्हेन प्रोवाइडेड फंड। अभी देखिए डेट और इक्विटी में ये होता है कि जब भी यहाँ पे डेट कैपिटल इशू होती है तो यहाँ पे जो बॉन्ड होल्डर है या डिवेंचर होल्डर है उनकी कंपनी में ओनरशिप नहीं होती है, शेयर की ओनरशिप नहीं होती है, बट इक्विटी के केस में फिर ओनरशिप आ जाता है। सो ये क्लैरिफिकेशन है। उसके बाद है कि डेट कैपिटल इज लेस रिस्की कंपेरिजन टू इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल तो उसके शेयर के दाम ऐसे फ्लक्चुएट होते रहते हैं कि वो ज़्यादा रिस्की हो जाता है, लेकिन डेट कैपिटल में एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल जाता है। अभी डेट कैपिटल में भी दो तरह के हो जाएंगे, अगर गवर्नमेंट के बॉन्ड हैं तो ज़्यादा सिक्योर हो जाता है और प्राइवेट कंपनी के जो होते हैं वो कम सिक्योर होता है। और उसके केस में जो गवर्नमेंट के हैं वो लेस रिस्की होता है, जो प्राइवेट कंपनी के हैं वो हाई रिस्की होता है। तो हाई रिस्क होता है तो हाई रिटर्न देता है और लेस रिस्की होता है तो कम रिटर्न देता है। तो यहाँ पे जो है रिटर्न प्लस रिस्क ये डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर है। मतलब हाई रिस्क हो गया तो हाई रिटर्न। प्राइवेट कंपनी की अगर बॉन्ड इशू करती है तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब सपोज कि कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है या बंद हो जाती है किसी कारण से, तो उस केस में उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी, जो पब्लिक का पैसा है वो डूब जाएगा। बट इन केस ऑफ गवर्नमेंट ये तो एकदम सिक्योर। अब जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक बॉन्ड इशू करती है तो फिर वो तो गवर्नमेंट सारे पब्लिक को मालूम है कि ठीक है रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम मिलेगा लेकिन मेरा पैसा जो है फिक्स मिल जाएगा, मतलब गवर्नमेंट की है तो मुझे ये पैसा मिल जाएगा। आरबीआई बॉन्ड आ गया है तो आरबीआई बॉन्ड अगर इशू करती है तो उस केस में भी है कि नहीं ठीक है लेस रिस्की तो है, थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है बट मुझे रिटर्न मेरा प्रिंसिपल के साथ मिल जाएगा, इसकी एश्योरेंस रहता है। सो यही यहाँ पे बता रहा है कि लेस रिस्की होता है इक्विटी के कंपेयर में। उसके बाद जो है यहाँ पे बॉन्ड आर निगोशिएबल प्रोमिशनरी नोट दैट कैन बी यूज बाय इंडिविजुअल बिजनेस वर्क गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एजेंसी। ये जो निगोशिएबल प्रोमिसरी नोट होता है, निगोशिएबल मतलब ट्रांसफरेबल, प्रोमिसरी नोट मतलब प्रॉमिस करता है कि मैं आपको इतना अमाउंट पे कर दूंगा। बॉन्ड इशू कैन बी सिक्योर और अनसिक्योर, सिक्योर और अनसिक्योर दोनों हो सकता है। फिर उसके बाद द होल्डर ऑफ द बॉन्ड इज लेंडर, क्रेडिटर भी बोलते हैं। बॉन्ड द होल्डर ऑफ द बॉन्ड इज द लेंडर। अभी देखिए बॉन्ड हमने खरीदा मतलब हमने पैसे लेंड किए तो हम क्रेडिटर हो गए, आम आदमी जो है क्रेडिटर हो गया। एंड इशूअर जो है जिसने बॉन्ड इशू किया वो बोरोअर या डेटर हो गया, उसने हमसे कर्ज लिया इसके लिए वो डेटर हो जाएगा और वो बोरोअर हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक टर्म है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और शॉर्ट टर्म कमर्शियल पेपर आर कंसीडर टू बी मनी मार्केट। ये तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कमर्शियल पेपर जो है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जो 1 साल के अंदर में ही उसकी मैच्योरिटी पीरियड जो है वो हो जाती है। फिर द मेन डिफरेंस इज द लेंथ ऑफ द टर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ओनरशिप द बॉन्ड कैन बी ट्रांसफ़र। ये जो है बॉन्ड का ओनरशिप ट्रांसफ़र हो सकता है और ये हाईली लिक्विड इन सेकेंडरी मार्केट में होता है। इसका मतलब क्या, ट्रांसफ़र का मतलब क्या हो जाता है कि सपोज एक बॉन्ड है 5 साल की मैच्योरिटी है बट जिसने बॉन्ड को ख़रीदा है वो जो बंदा है उसको 2 साल पे ही पैसे की ज़रूरत होगी तो सेकेंडरी मार्केट में जाके उसको लिक्विडेट करा सकता है। अभी देखिए 100 रुपीज़ का बॉन्ड है, ओनली फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ कि 100 रुपये का बॉन्ड है और उसने अगर 80 रुपीज़ में ख़रीदा है, एक डिस्काउंटेड रेट पे ख़रीदा है तो वो 2 साल के बाद उसको पैसे की ज़रूरत है तो 90 रुपीज़ में लिक्विडेट करा सकता है। उसको ग्राहक कोई मिल जाएगा, उससे वो 90 रुपीज़ में बेच दिया और जिसने ख़रीदा वो मैच्योरिटी के टाइम सपोज 2 साल पे इसने बेच दिया फर्स्ट पर्सन ने, सेकेंड पर्सन ने और 3 साल वेट करके और उसका फेस वैल्यू जो है वो 100 है तो उसको 100 रुपीज़ मिल जाएगा। तो 10 रुपीज़ उसको भी अपना जो है इंटरेस्ट मिल गया एंड 10 रुपीज़ इसको भी फ़ायदा हो गया 2 साल में। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि टर्म एसोसिएटेड विथ बॉन्ड्स। सो हम समझ गए कि बॉन्ड होता क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है बॉन्ड। इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा सोर्स होता है जिससे कि कंपनी पैसा रेज कर सकती है। जैसे यह एक पेपर होता है, एक कागज़ होता है जिस पे यह मेंशन होता है कि हाँ मैंने आपसे इतने पैसे उधार लिए हैं और उसके बदले गारंटी के रूप में मैं एक कागज़ का टुकड़ा जो है एक इशू कर रहा हूँ जिससे आपके पैसे इंटरेस्ट के साथ आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे, ये उस पर मेंशन किया हुआ है। वो एक लीगल डॉक्यूमेंट के तरह जो है वैलिड होता है। और बॉन्ड में जो है इश्यूअर कौन कौन से होते हैं तो कॉरपोरेट होते हैं और गवर्नमेंट होते हैं, दोनों कर सकते हैं, मतलब प्राइवेट कंपनीज भी कर सकती हैं, गवर्नमेंट भी कर सकते हैं। तो कुछ टर्म है जो बॉन्ड से एसोसिएटेड है वो देख लेते हैं। पहला तो है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को पार वैल्यू भी कहा जाता है, जो वैल्यू जितना बॉन्ड का दाम है, जितना प्राइस है
जितने पे वो इशू हो रही है वो फेस वैल्यू कहलाता है। तो फेस वैल्यू ऑल्सो नोन एज पार वैल्यू एंड स्टेटेड ऑन द फेस ऑफ द बॉन्ड, उसके फेस पे मतलब बॉन्ड के अमाउंट लिखा रहेगा कि ये इसका फेस वैल्यू है, इतने में ये जो है बॉन्ड इशू हो रही है। इट रिप्रेजेंट द अमाउंट बोरोड बाय द फर्म विच इट प्रॉमिस टू रिपे आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड। एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद वो इतना पे करेगी, जो कंपनी इतना पे करेगी, वो फेस वैल्यू कहलाता है। फिर कूपन रेट, कूपन से कुछ कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, कूपन को आप इंटरेस्ट रेट समझिए, सिर्फ बॉन्ड आता है तो फिर वो कूपन कहलाता है। तो इंटरेस्ट रेट, बॉन्ड कैरी स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको कूपन रेट कहा जाता है। मैच्योरिटी, अ बॉन्ड इज इशू फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड रिपेड ऑन मैच्योरिटी। मैच्योरिटी मतलब कि जैसे ही मैच्योर हो जाता है, 5 साल का बॉन्ड है तो 5 साल के बाद ये मैच्योर हो जाएगा, तो मैच्योरिटी पीरियड कहलाता है। फिर रिडीम्शन वैल्यू, रिडीम्शन वैल्यू क्या होता है? द वैल्यू विच द बॉन्ड होल्डर गेट ऑन मैच्योरिटी, मतलब जैसे ही 5 ईयर कंप्लीट हो गया तो उसको जो भी पैसा मिलता है वो रिडीम्शन वैल्यू कहलाता है। अब बॉन्ड इज जनरली इशूड एट डिस्काउंट, मोस्टली आप बॉन्ड के केस में देखेंगे तो 100 रुपये का बॉन्ड है तो 80 रुपया या 90 रुपया डिस्काउंट वैल्यू में वो जो है इशू होता है, और रिडीम एट पार मतलब जो भी उसका पार वैल्यू फेस वैल्यू है उस पर वो जो है रिडीम हो जाता है। फिर मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू मैंने अभी बताया कि अगर 2 साल में उसको पैसे की ज़रूरत है पर्सन को, तो मार्केट में जो भी वैल्यू चल रहा है उस पर वो जो है स्टॉक एक्सचेंज पे अपना ट्रेड कर सकता है। जैसे 100 रुपये का बॉन्ड है, 80 रुपये में ख़रीदा और 90 रुपया अभी 2 साल के बाद मार्केट में उसका वैल्यू चल रहा है, तो स्टॉक एक्सचेंज पे वो जो है उसको बेच सकता है। और मार्केट वैल्यू इज़ द प्राइस एट विच द बॉन्ड इज यूजुअली बॉट और सोल्ड इन द मार्केट, मार्केट में जो प्राइस पे वो बेचा या ख़रीदा जा रहा है उसको मार्केट वैल्यू बोलते हैं। सो बॉन्ड मार्केट में जो है इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, डे कन्वेंशन क्या है, डे काउंट कन्वेंशन कैसे काउंट होता है उसका दिया है कि एक्चुअल नंबर ऑफ डे कैलकुलेट करने के लिए एक्चुअल बाई एक्चुअल हो जाता है। अगर लीप ईयर रहता है, 366 डेज रहता है तो 365 पे ही कैलकुलेट होता है। इन केस एक साल में 360 डेज पे भी है, एक ईयर में 360 दिन पे भी है, इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। अगर मंथ की बात करें तो 30/360 हो जाता है। तो ये डे काउंट कन्वेंशन हो जाता है। उसके बाद टाइप ऑफ बॉन्ड देख लेते हैं कि टाइप कितने कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं। एक तो फिक्स रेट बॉन्ड होता है जो पूरी बॉन्ड की लाइफ में एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। जैसे सिंपल इंटरेस्ट का आपने देखा कि लोन पीरियड में, पूरे लोन पीरियड में जो है एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से ही चार्ज करेगी। फ्लोटिंग रेट जो है लिबोर से लिंक रहता है, लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट जो कि चेंज होते रहता है, तो वो फ्लोटिंग रेट हो जाता है। जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है? इसमें ये डिस्काउंट पे इशू होती है। डिस्काउंट पे इशू होना मतलब 100 रुपये का बॉन्ड है तो 80 या 90 रुपीज़ में वो इशू होगी, और मैच्योरिटी जो है एट पार वो उसका रिडीम्शन होगा। रिडीम्शन उसका जो होगा वो जो फेस वैल्यू होगा उस पर रिडीम हो जाएगा। फिर हाई यील्ड बॉन्ड क्या होता है? इसको जंक बॉन्ड भी बोलते हैं। ये बहुत ही रिस्की होता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है इसको रिस्क कैटेगरी, इसको बिलो इन्वेस्टमेंट ग्रेड में डालती है कि इसमें इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो भी है वो कंपनी की रेटिंग करती है, और ऐसे बॉन्ड को, ऐसी कंपनी जो बॉन्ड इशू करती है उसको जंक बॉन्ड में बोलती है कि बिलो इन्वेस्टमेंट ग्रेड है, इसमें इन्वेस्ट करना आपके लिए बहुत रिस्की हो सकता है, लेकिन इसमें रिटर्न बहुत ही अच्छा मिलता है। तो एक्सपेक्ट गुड रिटर्न, हायर यील्ड इसमें मिल जाता है, हायर रिटर्न मिल जाता है। फिर कन्वर्टिबल बॉन्ड क्या होता है? ये बॉन्ड होल्डर को एक ऐसा मौका देता है कि अपने बॉन्ड को शेयर में कन्वर्ट कर दो, तो ये कन्वर्टिबल मतलब बॉन्ड को शेयर में कन्वर्ट करते हैं तो कन्वर्टिबल बॉन्ड हो जाता है। ये नेम से ही आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट होता है इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। ये जो है इन विच द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट आर इंडेक्स टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन पे ही इसका जो अमाउंट, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों डिपेंड होता है इन्फ्लेशन इंडेक्स पे, तो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड कहलाता है। उसके बाद अदर इंडेक्स बॉन्ड, फॉर एग्जांपल इक्विटी लिंक इंडेक्स हो जाता है, नोट हो जाता है, बॉन्ड इंडेक्स हो जाता है, बिजनेस इंडिकेटर, ये डिफरेंट टाइप के बॉन्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि नेक्स्ट आ जाता है असेट बैक्ड सिक्योरिटी आर बॉन्ड हुज इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल पेमेंट आर बैक्ड बाई अंडरलाइंग कैश फ्लो फ्रॉम द अदर असेट। मतलब कोई अदर असेट है जिससे कैश फ्लो आएगा तो इस बॉन्ड का पेमेंट होगा, तो उसको असेट बैक सिक्योरिटी बॉन्ड कहते हैं। फिर सब ऑर्डिनेटेड बॉन्ड आता है। ये ऐसा बॉन्ड होता है जो लोअर प्रायोरिटी दिया जाता है इस बॉन्ड को, तो वो हो जाता है सब ऑर्डिनेटेड बॉन्ड। फिर कवर्ड बॉन्ड आर बैक्ड बाय द कैश फ्लो फ्रॉम द मॉर्गेज। मॉर्गेज से अगर जो है मॉर्गेज और पब्लिक सेक्टर असेट, अगर इससे जो पेमेंट जिसका किया जाएगा वो कवर्ड बॉन्ड हो जाता है।
फिर परपेचुअल बॉन्ड, ये इसको ना पर्प बॉन्ड भी कहा जाता है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो परपेचुअल बॉन्ड आर ऑफन कॉल्ड परपेचुइटीज़ और पर्प्स, दे हैव नो मैच्योरिटी, इसका मैच्योरिटी डेट ही नहीं रहता है, ये जो है मैच्योर नहीं होता है, इस पर प्रिंसिपल अमाउंट नहीं मिलती है, इस पर एक रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो है इंटरेस्ट जो है इसको मिलता रहता है, इसका कुछ मैच्योरिटी डेट स्पेसिफिक नहीं होता है, उसको परपेचुअल बॉन्ड कहा जाता है। नेक्स्ट आता है बियरर बॉन्ड, इज एन ऑफिशियल सर्टिफिकेट इशूड विदाउट अ नेम होल्डर। और बियरर पे मतलब बियरर तो चेक में भी आपने देखा है कि उसका बियरर जिसके हाथ में लग गया वो उसका बियरर हो जाता है, वो उसका होल्डर हो जाता है। तो इस पर नेम इशू नहीं होगा, वो बियरर, इसके जो है लॉस होने के चांसेस, अगर लॉस्ट हो गया ये बहुत रिस्की होता है, लॉस हो गया तो ये जिसके हाथ में जाएगा वो इनकैश करा सकता है उसको। फिर गवर्नमेंट बॉन्ड, जिसको ट्रेजरी बॉन्ड भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि ऑप्शनलिटी इन बॉन्ड, बॉन्ड में ऑप्शन क्या होता है, एक तो कैलाबिलिटी होता है और दूसरा पुटेबिलिटी होता है। ये कैलाबिलिटी जो होता है, सम बॉन्ड गिव एन इशूअर द राइट टू रीपे द बॉन्ड बिफोर द मैच्योरिटी। इशूअर मतलब जिसने बॉन्ड इशू किया, कंपनी या गवर्नमेंट जिसने बॉन्ड इशू किया, तो ऐसे बॉन्ड जो कि इशूअर को ये राइट देता है, बॉन्ड जिसने इशू किया उसको ये राइट देता है, बोरोवर को ये राइट देता है कि उसका मैच्योरिटी डेट के पहले पेमेंट कर दे। तो कॉल मतलब कॉल किया, ईश्वर ने कॉल किया कि अब मेरे बॉन्ड का जो है मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ, वो मेरा आप पेपर मुझे रिटर्न कर दो, तो ये कॉल हो जाता है। और पुटेबिलिटी क्या होता है, इसमें जो है होल्डर का राइट होता है, इसमें होल्डर का राइट होता है कि सपोज 5 साल का ड्यूरेशन है बॉन्ड का मैच्योरिटी डेट, बट 2 साल के बाद ही उसको, अभी पुटेबिलिटी का आप एक एग्जांपल समझ लीजिए कि इन केस कोई बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है, उसको 10% का रिटर्न मिल रहा है और फिक्स डिपॉजिट में उसको 15% का रिटर्न मिल रहा है, तो बंदा चाहेगा कि वो इन्वेस्टर चाहेगा कि मैं अपना जो है बॉन्ड से पैसे को निकाल के मैं अपने एफडी में कर देता हूँ ताकि हायर इंटरेस्ट रेट मुझे मिल जाए। तो 5 ईयर्स के पहले ही 2 ईयर्स में भी वो चाहेगा कि नहीं, मुझे जो है होल्डर जो जिसने पैसा दिया है, तो ये होल्डर की राइट होती है। सम बॉन्ड गिव होल्डर राइट टू फोर्स द इशूअर टू रीपे द बॉन्ड, मतलब वो इशूअर को ये फोर्स करेगा कि मेरे पैसे वापस करो, अपना ये पेपर आप ले लो और मेरे पैसे वापस करो। तो ये पुट होता है, मतलब फोर्सफुली ये पुट करता है, अपना जो ऑप्शन है पुट करता है कि मैच्योरिटी डेट के पहले जो है मुझे आप अपना मेरा पैसा लौटा दो। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड देखेंगे। सो वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड क्या बोलता है कि अ सिक्योरिटी बॉन्ड कैन बी रिगार्डेड सिंपली एज एन असेट। जो भी बॉन्ड या सिक्योरिटी आप खरीदते हैं वो एक असेट की तरह होता है जो एक डिविडेंड या इंटरेस्ट पे करता है आपको ओवर अ पीरियड। अगर 5 ईयर्स की मैच्योरिटी पीरियड है तो 5 साल तक आपको जो है एक डिविडेंड, एक इंटरेस्ट आपको पे करता रहेगा, रेगुलर, एक रेगुलर इनकम हो जाता है, वो एक असेट की तरफ आप उसको देख सकते हैं। सो बॉन्ड के केस में अगर हम देखें कि बॉन्ड की प्राइस, सपोज उसका जो फेस वैल्यू है 1000 रुपीज़ है, एक बॉन्ड है उसका फेस वैल्यू जो है 1000 रुपीज़ है, और उसका जो मार्केट प्राइस जो है वो अगर घट रही है, मार्केट प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे अगर मार्केट प्राइस जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, तो मार्केट प्राइस बॉन्ड का कब डिक्रीज होगा, सपोज फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है तो सब लोग फिक्स डिपॉजिट में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो बॉन्ड का जो प्राइस है वो डिक्रीज होगा। तो बॉन्ड की प्राइस अगर घट रही है मतलब बॉन्ड का डिमांड कम हो गया है, इसलिए उसकी मार्केट प्राइस कम हो गया है, मतलब आप ख़रीद रहे हैं मार्केट वैल्यू पे, लेकिन यहाँ पे जो है मार्केट वैल्यू पे अगर 1000 का है और बॉन्ड की प्राइस 800 रुपये हो गया, मार्केट वैल्यू घट के उसका 800 रुपया हुआ, तो आपने उसको ख़रीदा 800 रुपये पे, बट आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपको फेस वैल्यू पे ही मिलता है। तो आपको जो इंटरेस्ट जो कूपन मिल रहा है वो फेस वैल्यू पे, इसलिए रिटर्न आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो इसके केस में जब भी ये बॉन्ड का मार्केट प्राइस अगर डिक्रीज होता है तो उसका जो है रिटर्न इंक्रीज हो जाता है। रिटर्न का मतलब यील्ड जो है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और इस ऐसे ही इन्वर्सली आप बोलेंगे, इन्वर्सली रिलेटेड है कि इस केस में अगर मार्केट प्राइस जो है इंक्रीज हो जाता है, मार्केट प्राइस अगर 1000 रुपये फेस वैल्यू है और मार्केट प्राइस उसका 1200 रुपये हो गया, इंक्रीज हो गया, तो 1200 में ख़रीदा लेकिन आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, कूपन जो मिल रहा है वो 1000 पे मिलेगा, तो इस केस में जो है यील्ड जो है, रिटर्न जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो ये जो है बॉन्ड का प्राइस प्लस यील्ड जो है इन्वर्सली रिलेटेड टू ईच अदर है, मतलब ये घटेगा तो यील्ड बढ़ेगा, अगर मार्केट प्राइस उसका बढ़ेगा तो यील्ड उसका कम हो जाता है। तो
उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे इसका कैलकुलेशन कैसे होता है। कैलकुलेशन ये एग्जांपल से हम समझते हैं कि ए बॉन्ड हुज पार वैल्यू इज़ 1000, पार वैल्यू मतलब फेस वैल्यू, इशू किया है किसी कंपनी में 1000 पे अपना बॉन्ड इशू किया है, बियर अ कूपन रेट ऑफ 12%, और ये बोला है कि मैं आपको 12% का इंटरेस्ट रेट दूंगा और 3 साल में आपको मैच्योर हो जाएगा। द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द बॉन्ड इज़ 10%, व्हाट वैल्यू ऑफ दिस बॉन्ड। अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है बॉन्ड की वो 10% है तो बॉन्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी। सो यहाँ पे जो है हम लोग बॉन्ड का वैल्यू निकालते हैं कि सपोज हमने 1000 रुपीज़ के इसमें बॉन्ड ख़रीदा, तो आज हम लोग देखेंगे कि उसका प्राइस जो है 10% से निकाल के देखेंगे कि ये फेयर प्राइस है कि नहीं। मतलब हम लोग जांच करना चाहते हैं कि जो भी हमने बॉन्ड ख़रीदा है इस कंपनी ने जेन्युइन बेचा है कि नहीं, ये कुछ ज़्यादा अमाउंट तो नहीं लगा दिया, हायर अमाउंट तो हमसे ले नहीं लिया। तो उसका जो है हम लोग जांच पड़ताल करेंगे कि वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड निकालेंगे, उसकी वैल्यू अभी कितनी है, प्रेजेंट में उसकी वैल्यू कितनी है वो निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये एग्जांपल यही बोल रहा है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला है कि आपका अभी यहाँ पे देखिए PBIFA ये तो टेबल दिया रहेगा तो वैल्यू हमें मिलेगा, लेकिन हमें इसके कन्फ्यूजन में कुछ भी पढ़ना नहीं है। हम लोग बहुत सिंपल तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे और आसानी से हमारे एग्ज़ाम में ये कैलकुलेट होके और आसानी से आंसर आ जाए। इसमें क्या होता है कि कम से कम 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। बॉन्ड का ये सब दिया रहता है एग्जाम्पल, और आप पूछ देता है वैल्यू ऑफ द बॉन्ड कितना होगा या रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको हम लोग आसान तरीके से, आसान फार्मूले से हम लोग समझ लेते हैं और ताकि हम एग्ज़ाम में उसको सॉल्व कर पाएँ। सो यहाँ पे देख लीजिए कि फेस वैल्यू कितना दिया है। यहाँ पे फेस वैल्यू 1000 रुपया दिया है, तो हमेशा जो है बॉन्ड का हम उसके फेस वैल्यू से ही उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे 1000 रुपये पे कूपन रेट दिया है 12% मतलब इंटरेस्ट रेट, तो इस हिसाब से हमारा जो है 120 रुपीज़ फर्स्ट ईयर का आ गया, ये इंटरेस्ट आ गया। सेकेंड ईयर का हमारा 1000 रुपीज़ के हिसाब से 1000 पे 12% के हिसाब से जो है अगेन 120 आ गया। थर्ड ईयर में भी हमारा सेम आ जाएगा 120। अभी थर्ड ईयर हमारा मैच्योरिटी पीरियड है, यहाँ पे देखिए थर्ड ईयर, तो उसके साथ हमारा जो है 1000 प्रिंसिपल अमाउंट भी मिलेगा, तो ये हो जाता है 1120 रुपीज़। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे वैल्यू निकालने के लिए, इसको 120 फर्स्ट ईयर का प्लस 120 सेकेंड ईयर का प्लस ये थर्ड ईयर का 1120, 1120 रुपया। और इस पे जो है अब हमारा देखिए कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 10% है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हम जैसे आज मार्केट में एफडी का इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है उस हिसाब से अगर हम देखें, अगर 10% चल रहा है तो ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हो जाता है। तो ये 10% के हिसाब से हम ये मार्केट रेट पे ये कैलकुलेट करेंगे। नीचे हम लोग क्या करेंगे कि 1 + 10/100 यहाँ पे, फिर सेकेंड ये पे 1 पावर हो जाएगा, फिर 1 + 10/100 ये आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 + 10/100 ये पावर 3 हो जाएगा तीसरे साल के लिए। फिर इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। सो जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे देख लीजिए 120/1 + 0.1, 120/1 + 0.1 का स्क्वायर और फिर क्यूब। फिर इसको सिंप्लीफाई करके कैलकुलेटर यूज होता है, तो इसमें अगर मैं ज़्यादा आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो आप कैलकुलेटर का यूज करके कैलकुलेट कर लीजिए। उसके बाद जो है यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। इस तीनों को ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 1049.73, तो 1049.73, और यहाँ पे आपका जो आंसर है 1049.44। ये जो अप्रॉक्सीमेट है, पॉइंट के बाद इतना भी क्लोज नहीं देते कि फ्रैक्शन के बाद का भी मैच करो, तो 1049 आपका आंसर आ गया इससे भी, और 1049। तो ये जो हो गया कि बॉन्ड का कैलकुलेशन, तो ये आसान तरीके से ही आपको कैलकुलेट करना है और आंसर लाना है अपना। उसके बाद हम लोग सेकेंड देखते हैं कि बॉन्ड वैल्यू विथ सेमी एनुअल इंटरेस्ट। कोई बॉन्ड ऐसा है कि आपको जो हाफ ईयरली, सेमी एनुअल मतलब हाफ ईयरली, साल में 2 बार इंटरेस्ट पे कर रही है, तो उस केस में क्या करेंगे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि अ बॉन्ड हुज पार वैल्यू इज़ 1000 एंड कूपन रेट 12% ही है, सेमी एनुअली पे कर रहा है 3 साल के लिए। सेम एग्जांपल है, सिर्फ सेमी एनुअली दे दिया है। तो इसके केस में क्या करेंगे हम, यहाँ पे रेट को जो है 12% जो है उसको 2 से डिवाइड करेंगे, हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, और प्लस अपना जो है टाइम को है उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो इसके केस में जो है ये एग्जांपल आपका बन जाता है। ये भी मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ कि इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले 1000 लेंगे। 1000 पे हम लोग जैसे ही हम लोग रेट को परसेंट को डिवाइड करेंगे तो ये 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। फेस वैल्यू हमारा कितना है 1000 है और हम लोग 12 को डिवाइड कर देते हैं 2 से, सेमी एनुअली है तो ये 6 आ जाता है। तो हम 1000 पे 6 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो ये 60 रुपीज़ हो जाएगा फर्स्ट केस में। फिर दूसरे केस में क्या, दूसरे केस में भी 60 रुपीज़ आएगा। ऐसे करते करते कितना आएगा 3, 4, 5 एंड 6 क्यों आएगा, क्योंकि 3 इयर्स टाइम दिया हुआ है ना, टाइम 3 इयर्स दिया है और सेमी एनुअली दिया है तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये 6 आ जाएगा। तो हम लोग 6 टाइम्स करेंगे 1, 2, 3 देन 4 देन 5 एंड देन 6 टाइम्स में हम लोग क्या करेंगे कि हमारा प्रिंसिपल भी तो मिल जाएगा, बॉन्ड का जो प्रिंसिपल फेस वैल्यू है वो भी तो मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 1060 और बाकी 60। तो हमें कैलकुलेशन जो है फिर से अगेन हमें कैलकुलेशन ऐसे कर देना है। और यहाँ पे 10 जो है अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ रिटर्न 10% है तो उसको भी हम लोग रेट को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 5/100 ले लेंगे यहाँ पे। इस तरह से आप कैलकुलेट करिए और इसका आंसर जो आ जाएगा 1050 आ जाएगा। देन हम लोग देख लेते हैं कि करेंट यील्ड ऑन द बॉन्ड क्या होता है। करंट मतलब अभी का जो है रिटर्न ऑन द बॉन्ड, बॉन्ड पे करंट रिटर्न कितना क्या होता है। इट मेजर द रेट ऑफ रिटर्न अर्न ऑन द बॉन्ड इफ़ इट इज़ परचेज एट इस करेंट मार्केट प्राइस एंड इफ़ द कूपन इंटरेस्ट इज़ रिसीव। सो इसका मतलब होता है कि करेंट मार्केट में जो है मार्केट प्राइस पे करेंट मार्केट प्राइस में बॉन्ड की वैल्यू कितनी है और उस पर कितना रिटर्न मिल रहा है उसको ये दिखाता है, ये करेंट यील्ड ऑन बॉन्ड, करेंट रिटर्न ऑन बॉन्ड्स आप समझिए। सो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो करेंट यील्ड का फॉर्मूला होता है कूपन इंटरेस्ट डिवाइड बाई करेंट मार्केट प्राइस। ये कूपन इंटरेस्ट जो है इंटरेस्ट रेट, कूपन इंटरेस्ट रेट मत लीजिए, कूपन इंटरेस्ट अमाउंट होता है। यहाँ पे अपने बुक में आप लिख लीजिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो। कूपन इंटरेस्ट अमाउंट डिवाइडेड बाई करेंट मार्केट प्राइस, जो हम कैलकुलेट करते थे ना यहाँ पे कूपन इंटरेस्ट मतलब 1000 फेस वैल्यू पे 12% के हिसाब से 120, तो ये जो अमाउंट है यही यहाँ पे फॉर्मूला में आपको पुट करना पड़ेगा, कूपन इंटरेस्ट अमाउंट, और डिवाइड बाई करेंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है उससे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर एक बॉन्ड का फेस वैल्यू 1000 रुपये है और कूपन रेट 8% है तो कोटेड इन द मार्केट एट 800 उसका अभी मार्केट में प्राइस है, तो उसका हम लोग क्या है करेंट यील्ड निकालेंगे। करेंट यील्ड क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले 8% के हिसाब से 1000 का जो है 80 हो जाएगा, 80/800 करेंगे तो ये हो जाएगा 1/10 और इसको परसेंट निकालने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब भी परसेंटेज निकालना है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा तो ये 10% हो जाएगा। जब भी परसेंटेज हटाना है तो हमें 10 से डिवाइड करना होता है। सो अब आते हैं हम लोग देखते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी। यील्ड टू मैच्योरिटी और बॉन्ड क्या कहलाता है। एक बॉन्ड का यील्ड टू मैच्योरिटी क्या होता है, रिटर्न टिल मैच्योरिटी और बॉन्ड क्या होता है। तो इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि जब भी हम एक बॉन्ड खरीदते हैं तो हम एक प्राइस पे करते हैं, उस पे हमें इंटरेस्ट मिलता है और मैच्योरिटी होने के बाद प्रिंसिपल भी मिल जाता है। अगर हम क्या करते हैं कि एनुअली जो हमें इंटरेस्ट मिलता है उसको हम न लेके एनुअली उसको इन्वेस्ट करते जाएं। सपोज अगर हम कहें कि हमारा जो है 5000 का एक बॉन्ड ख़रीदा है और उस पर जो है 500 हमें पर ईयर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 500 हम इंटरेस्ट एनुअली ना लेके वो 500 इंटरेस्ट को भी हम फिर से इन्वेस्ट कर देते हैं। तो वो इन्वेस्टमेंट होके पूरा इन्वेस्टमेंट जो है लास्ट में टेन्योर में आपका वो रिटर्न जो है वो फाइंड आउट करता है यील्ड टू मैच्योरिटी। मतलब लास्ट में जो है आपका टोटल इंटरेस्ट पे भी आपका कितना रिटर्न आया वो यील्ड टू मैच्योरिटी बताता है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ भी देखिए PBIF का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है जो कि टेबल से फाइंड आउट करना पड़ता है। इसके लिए भी एक ईजी कॉन्सेप्ट है वो जो मैं बताती हूँ, ईजी फार्मूला है जिसके बेस पे आप यील्ड टू मैच्योरिटी आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। सो ये फार्मूला है, मैं आपको बता देती हूँ कि यील्ड टू मैच्योरिटी का ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए। यील्ड टू मैच्योरिटी इक्वल टू एनुअल इंटरेस्ट प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस परचेज प्राइस डिवाइड बाय लाइफ ऑफ बॉन्ड, जो कि कितना मैच्योरिटी का ड्यूरेशन है, मतलब कितने टाइम में मैच्योर हो जाएगा, वो लाइफ ऑफ बॉन्ड क्या है वो बताता है। फिर रिडीमेबल वैल्यू प्लस परचेज प्राइस डिवाइडेड बाई 2 × 100। तो ये एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। ये जो एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे देख लीजिए, कंसीडर 1000
पार वैल्यू है, पार वैल्यू मतलब फेस वैल्यू, तो एनुअल इंटरेस्ट रेट उस पर कितना मिलेगा, एनुअल इंटरेस्ट रेट जो है निकालना होगा। अगर यहाँ पे देखिए पार वैल्यू इसका 1000 है और मार्केट प्राइस 850 रुपये, 850 में करेंट मार्केट में आपको मिल जाएगा, मतलब बॉन्ड की प्राइस जो है डिक्रीज हो गई है, डिमांड कम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम दे रहा है, इसके लिए इसका जो वैल्यू है कम हो गया है। बॉन्ड कैरीज अ कूपन 8% का रिटर्न दे रहा है और मैच्योरिटी पीरियड 9 साल का है। तो इसका हम लोग देख लेते हैं कि इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया है कि एनुअल इंटरेस्ट निकालेंगे। एनुअल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, फेस वैल्यू जो है 1000 का हम लोग कितना निकालेंगे 8%, तो 8% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 80 रुपीज़। तो एनुअल इंटरेस्ट हम लोग 80 डालेंगे, पुट करेंगे। फिर रिडीमेबल वैल्यू कितना है, अंत में हमको कितना मिलेगा 1000 रुपये मिलेंगे, माइनस परचेज प्राइस अभी आपको कितना 850 रुपये में मिल रहा है, तो 850 रुपये। और लाइफ कितना है इसका 9 ईयर्स है, 9 ईयर्स यहाँ पे देखिए 9 ईयर्स की मैच्योरिटी है, तो हम लोग 9 से इसको डिवाइड करेंगे। और यहाँ पे है जो है सो अगेन हमारा रिडीमेबल जो है 1000 रुपीज़ हो गया और प्लस 850 रुपया डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 1000 प्लस 850, इसको चलिए फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। 80 प्लस ये 1000 माइनस 850। सो कैलकुलेटर का यूज़ करके आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू को। जैसे ही आपने करेक्ट वैल्यू यहाँ पे पुट किया तो कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आप कैलकुलेटर आपको अलाउ होता है एग्ज़ाम में, तो आप उसमें आप बस वैल्यू को पुट करिए। और यहाँ पे जो देखिए ये जो अमाउंट आया 10.44% आया। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि थोड़ा सा डिफरेंस है, 10.71% है। तो टेबल का डेटा जब आप पुट करते हैं तो थोड़ा सा फ्रैक्शन के बाद फ्लक्चुएट होता है, उससे कुछ फ़र्क नहीं है, इतना क्लोज ऑप्शन नहीं देंगे। इसके लिए आपका जो है आंसर आप 10.44 भी ये आया तो आप अप्रॉक्स में उसको आप टिक कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसानी तरीके से आपका जो है ये फार्मूला के बेस पे YTM निकल गया। तो आपको ये कुछ कन्फ्यूजन नहीं कि मुझे ये फार्मूला या टेबल या कैसे करना है, तो वो आप एक ध्यान में रखिएगा। फिर थियरम फॉर बॉन्ड वैल्यू, थियरम क्या होता है ये मैं आपको समझा देती हूँ। बॉन्ड के थ्योरम को समझना जो है बहुत ही आसान है। अभी यहाँ पे देखिए, व्हेन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू द कूपन रेट, द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज़ इक्वल टू द पार वैल्यू। अभी इतने सारे टर्म दिए हैं कि समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हम लोग बहुत आसान तरीके से समझते हैं कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, कि आज मार्केट में जो है FD का जो रेट ऑफ रिटर्न है अगर 7% चल रहा है और कूपन रेट बॉन्ड का भी 7% दे रहा है, तो इसके केस में जो है पार वैल्यू क्या होगा, इसके केस में जो वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या होगा, बॉन्ड का वैल्यू जो है इक्वल टू द पार वैल्यू, इक्वल टू द फेस वैल्यू हो जाएगा। जैसे कि 1000 रुपये का अगर बॉन्ड है तो 1000 रुपये में ही वो जो है सेल हो जाएगा। आज के डेट में अगर 1000 रुपये का कंपनी ने बॉन्ड इशू किया कि मैं बॉन्ड इशू कर रहा हूँ 1000 रुपये में, तो उसका सेल भी हो जाएगा 1000 रुपये में, क्योंकि कुछ लोग जो है FD में इन्वेस्ट करेंगे, कुछ लोग जो है वो बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो अपनी मन की मर्जी से आप वो कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पार वैल्यू जो है ये समझिए कि आज के डेट में अगर फिक्स डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% चल रहा है और बॉन्ड का कूपन रेट, बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट भी 7% दे रहा है, तो जितने में कंपनी ने बॉन्ड इशू किया उतने में ही उसकी सेलिंग हो जाएगी। उसके बाद सेकेंड थ्योरम ये कहता है, ये तो फर्स्ट थ्योरम हो गया, सेकेंड थ्योरम ये कहता है कि अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ ग्रेटर देन करेंट कूपन रेट, अगर फिक्स डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, फिक्स डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट समझ लीजिए कि 8% है, सपोज फिक्स डिपॉजिट का 8% है और आपका ये जो दे रहा है 7% दे रहा है, ये बॉन्ड जो है दे रहा है कूपन इंटरेस्ट जो है 7% दे रहा है, तो आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहेंगे, आप चाहेंगे कि फिक्स डिपॉजिट में ही इन्वेस्ट करें। तो बॉन्ड जो है डिस्काउंट पे इशू होगा, और अगर 1000 रुपये का बॉन्ड है तो उसको 800 या 900 रुपये में जो है वो डिस्काउंट पे इशू करना पड़ेगा। अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट लेस है, मतलब अगर ये 6% हो जाता है और यहाँ पे ये जो है कूपन रेट 7.75 या 8% कुछ अच्छा रिटर्न दे रही है, जैसे आज का सिनेरियो है, आज का सिनेरियो 2020 का केस ऐसा है कि बैंक के FD के इंटरेस्ट बहुत कम हो चुके हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो मोस्टली बॉन्ड में, RBI के बॉन्ड वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कूपन रेट अगर देती है कि 7.75 दे रही है, तो ये प्रीमियम, इसका मतलब कि जो है आपका 1000 रुपये तो फेस वैल्यू था, लेकिन आप 1200 रुपये में बेचो, अब मार्केट वैल्यू उसका 1200 रुपये कर दो, महंगा कर दो, प्रीमियम कर दो, महंगा कर दो, तो महंगा में ये जो है ये बेचेगा।
तो इस पे जो है डिपेंड करता है कि आपका रेट, ये थ्योरम यही बताता है, बॉन्ड वैल्यू का थ्योरम यही बताता है कि अगर रेट ऑफ रिटर्न कूपन वैल्यू के बराबर होता है तो उसी प्राइस में पार वैल्यू पे वो आपका जो बॉन्ड सेल हो जाएगा। अगर रेट ऑफ रिटर्न जो है इंक्रीज हो जाता है कूपन वैल्यू से तो डिस्काउंट में बेचा जाएगा। अगर रेट ऑफ रिटर्न डिक्रीज हो जाता है तो फिर आपका जो है बॉन्ड महंगा हो जाएगा। तो ये थ्योरम यही बताता है, बस इसी को आप एक बार यहाँ पे पढ़ लीजिए, उसी का सब एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड। ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड के केस में क्या हो जाता है कि द पीरियड फ्रॉम द टाइम ऑफ योर परचेज ऑफ बॉन्ड टिल दिस पर्टिकुलर पॉइंट, दिस इज द होल्डिंग पीरियड फॉर ब्रेक इवन इन द जार्गन ऑफ द बॉन्ड। द ड्यूरेशन, बॉन्ड का ड्यूरेशन क्या है, मतलब स्टार्टिंग में खरीदा और मैच्योरिटी के टाइम तक, मतलब लास्ट तक जो आपने रखा उसके बीच के ड्यूरेशन को ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड बोलते हैं। तो इसको कंप्यूट करने का तरीका होता है डिटरमाइन द कैश फ्लो फ्रॉम होल्डिंग ऑफ द बॉन्ड, डिटरमाइन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस कैश फ्लो बाय डिस्काउंटिंग फ्लो विद डिस्काउंट रेट, मल्टीप्लाई ईच ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू बाय रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ ईयर लेफ्ट बिफोर द प्रेजेंट वैल्यू रिसीव। ये एक सिंपली जो है एक्सप्लेनेशन दिया है कि ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी देखिए, एक मैंने यहाँ पे बताना रह गया कि YTM का जो है मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि यहाँ पे आ जाता है कि द YTM इज़ द डिस्काउंट रेट which equal the present value of promise cash flow to the current market price purchase price। ये एग्जैक्ट ऐसे डेफिनेशन उठाएगा और एग्ज़ाम में आपको पूछ देगा कि YTM क्या होता है। तो आपको ये एक ना आप इसको याद कर लीजिए कि YTM होता क्या है। तो YTM एक डिस्काउंट रेट होता है विच इक्वल द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉमिस कैश फ्लो टू द करेंट मार्केट प्राइस परचेज प्राइस। यह एक डिस्काउंट रेट होता है, YTM एक डिस्काउंट रेट होता है जो कि विच इक्वल द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉमिस कैश फ्लो टू द करेंट मार्केट प्राइस। इसको 3-4 बार आप पढ़िए और इसको याद कर लीजिए। ये एग्जैक्टली ऐसे ही उठा के क्वेश्चन को जो है एग्ज़ाम में पूछ देता है, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखने वाला है। बाकी ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड के बाद जो है प्रॉब्लम्स दिए हैं, प्रॉपर्टी ऑफ ड्यूरेशन दिया है, बॉन्ड की वॉलेटिलिटी को कैसे मेजर करेंगे उसको दिया है, एंड बस कैलकुलेशन ही है। इसमें आएगा तो बॉन्ड का वैल्यू आपको निकालने के लिए आएगा, YTM कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आ जाएगा, इनटू मैच्योरिटी के बारे में थियरी से एक क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, और इनकेस ये कॉलेबिलिटी पुटेबिलिटी क्या होता है वो आपको ध्यान में रखना है। प्लस टाइप्स ऑफ बॉन्ड में से आ जाता है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड कौन कौन से बॉन्ड जो है इसमें से एक क्वेश्चन तो बन ही जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अगर कहीं भी आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको उसका आंसर करूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट चैप्टर जो है हम लोग थर्ड वन कैपिटल बजटिंग, वो मैं थर्ड चैप्टर कैपिटल बजटिंग इसके बाद करवाती हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।